हेलो एवरीवन। तो ये है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 9। इसमें हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। पहले तो समझिए कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है। किसी चीज़ को सेव करना। सेव करना मतलब किसी चीज़ को बचाना। तो रिसोर्सेज को बचाने की क्या ज़रूरत है, तो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर एनी डेवलपमेंटल एक्टिविटी। कोई भी एक्टिविटी ले लो, उसमें रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि समझिए इंडस्ट्रियलाइजेशन में मेटल की ज़रूरत पड़ती है और लाइमस्टोन की ज़रूरत पड़ती है, वाटर की ज़रूरत पड़ती है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, फॉसिल फ्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो इससे हम और आप एग्रीकल्चर भी कह सकते हो कि एग्रीकल्चर में क्या होता है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, मैन्योर की ज़रूरत होती है, कंपोस्ट की ज़रूरत होती है और पाइप्स वगैरह की, इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरह से रिसोर्सेज का ही यूज़ होता है। उसके बाद हावेवर ओवर यूटिलाइजेशन हैज़ लेड टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। तो इस कारण क्या हुआ, देखिए, अगर हर एक्टिविटी में अगर रिसोर्सेज का हम कह सकते यूज़ हो रहा है, उस कारण क्या हुआ, ज़्यादा उसका यूज़ होने लगा। मतलब किसी चीज़ की अगर डिमांड बढ़ती है तो उसका यूज़ भी बढ़ता है। उसी तरह क्या हुआ, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लेड टू सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कैसे, तो देखिए आजकल रिसोर्सेज की मंदी चल रही है, कुछ रिसोर्सेज की, तो उनकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम की तरफ डिनोट करता है किसी चीज़ को। और सोशल प्रॉब्लम्स भी कभी कभी फेस करते हैं। एंड इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स तो आपको पता है कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स कैसे, तो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है पहली चीज़। दूसरी चीज़ ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। इस कारण क्या हो रहा है, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। और इनके कारण क्या हो रहा है, तो जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो ख़राब हो रहा है। उसके बाद गांधी जी का व्यू क्या था कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज पे। ही वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग इज कंसर्न अबाउट द रिसोर्स कंजर्वेशन। तो देखिए गांधी जी भी एक टाइप के विजनरी ही थे, क्योंकि उन्हें पता था कि रिसोर्स कंजर्वेशन की ज़रूरत आज नहीं तो कल हमें खलेगी। तो उस कारण क्या था, तो उन्हें पता था कि इसका सिग्निफिकेंस भी क्या है। सो ही सेड देयर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीवंस ग्रीड। इसको इजीली समझिए। इसका आसान भाषा में अगर मतलब बताया जाए तो हर एक के ज़रूरत के लिए इनफ है, बट किसी के लालच के लिए इनफ नहीं है। मतलब इस धरती पे इतना तो है जिससे हर एक की ज़रूरत पूरी हो सके, बट किसी का लालच पूरा नहीं हो सकता। तो इससे वो यही कहना चाहते हैं कि हमें ज़रूरत जितना ही एक चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए और जो बाकी है उसे अवॉइड करना चाहिए, उसे ग्रीड की तरह फॉर्म करके यूज़ नहीं करना चाहिए। और एंड अल्सो ही अल्सो प्लेस्ड ग्रीडी एंड सेल्फिश पीपल। ये ग्रीड लिख दिया मैंने, ग्रीडी चाहिए, सॉरी, greedy and selfish people or individuals and exploitative nature of modern technology as root of cause of resource depletion। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए जो ग्रीडी और सेल्फिश पीपल है वो, और नई टेक्नोलॉजी जो है वो, ये दो रीजंस महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग है। किसके लिए, तो रिसोर्स डिप्लेशन के लिए। रिसोर्स डिप्लेशन मतलब रिसोर्सेज का जो अमाउंट है वो कम होना। तो इसका रीज़न क्या है, ग्रीडी और सेल्फिश पीपल इसलिए क्योंकि देखिए उनको, लोगों को नहीं पता कि वो कितने रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं, बट उनको पता है वो कितने कर रहे हैं। और वो क्या करते, तो वो ओवर यूटिलाइजेशन करते रिसोर्सेज का। एग्जाम्पल से समझिए, जहाँ पे उन्हें 1 लीटर पानी की ज़रूरत हो वो वहाँ पे 2 लीटर पानी यूज़ करते बेफालतू में, ज़रूरत भी नहीं है फिर भी। जहाँ पे 1 बाल्टी नहाने से काम हो सकता है वहाँ पे वो 2 बाल्टियों से नहा रहे बेमतलब। उसके बाद एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, इसको आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये मतलब आप अगर ऐसे ही पढ़ोगे तो नहीं समझ पाओगे। देखिए सिंपल एग्जांपल से आपको एक समझाता हूँ। पहले जो पानी पीते थे लोग, वो सीधे मतलब रेन वाटर होता था, वो कभी यूटिलाइज कर लेंगे, कभी मटके में का पी लेंगे। बट अभी कैसा है, जो हम कैंट आर ओ या एक्वागार्ड से पानी पीते हैं, उसका सिस्टम समझिए। 4 लीटर पानी में से 3 लीटर पानी एज अ वेस्ट रिलीज किया जाता है और 1 लीटर पानी जो प्यूरिफाई किया जाता है वो हमें कंजप्शन के लिए मिलता है। तो 3 लीटर पानी जो होता है वो सीवेज में ऐड हो जाता है जनरली, क्योंकि वो पाइप जो होता है, मतलब छोटा सा जो पाइप होता है कैंटारो का,
वो कनेक्ट होता है हमारे बेसिन से। बेसिन से वो कहाँ पे जाता है, तो पाइप में जाता है, पाइपलाइन से कहाँ पे जाता है, तो सीवेज में जाता है। तो उसी तरह क्या हुआ, 3 लीटर पानी जो था वेस्ट हो गया, 1 लीटर यूटिलाइज हुआ। तो समझ रहे हो, ये 3 लीटर को भी तो यूटिलाइज करना चाहिए था कि नहीं, बट वो नहीं हुआ। बट पहले के ज़माने में क्या होता था, पूरा का पूरा पानी यूटिलाइज हो जाता था। उसी कारण उन्होंने कहा है कि द मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो द रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन। क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट इन लाइफ स्टाइल तो आया, बट रिसोर्स डिप्लेशन बढ़ गया, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट और वेस्ट जनरेशन जो है वो इंक्रीज हो गया। उसके बाद ही बिलीव्ड इन प्रोडक्शन बाय मासेस रेदर देन मास प्रोडक्शन। देखिए ये दोनों टर्म आपको दिखने में तो सेम लग रही होगी, बट अलग अलग है, प्रोडक्शन बाय मासेस एंड मास प्रोडक्शन। सो इट इज नेसेसरी फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस देखते हैं। देखिए ये 2 डब्बे बनाए, तो इनको देखते हैं। मास प्रोडक्शन एज मशीन मेड क्लोथ्स एंड लार्ज प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन में क्या होता है, मास प्रोडक्शन में मशीन मेड क्लोथ, जैसे कि मैं हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ, हमारे इंडिया के केस में मास प्रोडक्शन में क्या होता था, जो मशीन मेड क्लोथ्स होते थे, मशीन द्वारा बनाए गए क्लोथ्स, किसमें, इंडस्ट्रीज में, वो क्लोथ्स। और जो लार्ज प्रोडक्शन करते थे, जैसे कि हम कह सकते हैं कि मशीन का काम क्या होता है, वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस भी करता है, और दूसरी चीज़ उसको लेबर भी कम लगता है। यही इंपॉर्टेंट है कि मास प्रोडक्शन में क्या होता है, मास प्रोडक्शन होती है। मास प्रोडक्शन का मतलब लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्शन होता है, जैसे कि मशीन मेड क्लोथ्स हम कह सकते हैं, और लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे लेबर की ज़रूरत कम होती है। बट प्रोडक्शन बाय मासेस में देखिए, हम हैंडमेड खादी का एग्जांपल ले सकते हैं, क्योंकि गांधी जी ने हैंडमेड खादी को प्रमोट किया था। आपको जैसे कि पता होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हैंडमेड खादी का प्रमोशन हुआ था। तो ऐसा क्यों, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये मास प्रोडक्शन नहीं करता था, क्योंकि देखिए अगर मास प्रोडक्शन हो रहा है तो क्या चांसेस है कि सारे के सारे क्लोथ्स लोगों द्वारा कंज्यूम किए जा रहे हैं, समझ रहे हो। बट अगर प्रोडक्शन बाय मासेस हो रहा है तो 2 चीज़ है, लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोड्यूस्ड बाय पीपल, क्योंकि खादी जो थी वो हैंडमेड होती थी। हैंडमेड का मतलब हाथ से बनाई जाती थी, और हाथ से बनाए जाने के कारण क्या होता था, तो ये समझ गए कि अभी एम्प्लॉयमेंट भी मिल रहा है, लोगों का रोजगार भी बन रहा है, और डेवलपमेंट भी हो रही है। सो यही था डिफरेंस मास प्रोडक्शन और प्रोडक्शन बाय मासेस के बारे में। तो देखिए कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, अगर ये पॉइंट आ गया तो मैंने तो अभी आपको ये बता दिया थ्योरेटिकली, बट अभी देखते हैं प्रैक्टिकली इसमें क्या है। सो प्रैक्टिकली कुछ स्टेप्स लिए गए कि स्टेप्स टुवर्ड्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि हर इंस्टीट्यूशन को हर जगह ये समझ गया कि अभी इम्पोर्टेंट है कि इसके अगेंस्ट स्टेप लिए जाएं। किसके अगेंस्ट, तो रिसोर्स डिप्लेशन के अगेंस्ट। क्यों, क्योंकि लार्ज स्केल रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा था, इसलिए हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लब ऑफ रोम में 1968 में कंजर्वेशन इन अ सिस्टमेटिक वे। देखिए तो ये ईयर याद कर लीजिए, 1968 और क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम मतलब रोम की एक जगह थी, मतलब एक इंस्टीट्यूशन है हम कह सकते हैं। यहाँ पे जो कंजर्वेशन का मुद्दा था वो बहुत सिस्टमेटिक वे में हम कह सकते हैं इंट्रोड्यूस हुआ था, या फिर कह सकते हैं हम रिप्रेजेंट हुआ था। क्योंकि देखिए अगर मैं मेरे घर में रह के मेरे फैमिली मेम्बर से बात कर रहा हूँ इसके बारे में, किसके बारे में, तो रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में, सो व्हाट आर द चांसेस इट इज सिस्टमेटिक, नहीं है, क्योंकि मैं जो मेरे मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ, चाहे वो सच हो ना हो। उसी तरह बट क्लब ऑफ रोम में जो हुआ था वो सिस्टमेटिकली कंजर्वेशन की तरफ एक स्टेप था, कि अभी डिस्कशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट स्टेप होंगे। बट उसके बाद स्कूमैचर जो है, मतलब स्कूमैचर ये एक राइटर थे, इन्होंने अपने बुक में लिखा है स्मॉल इज ब्यूटीफुल बुक में, जो 1974 में लिखी गई है। ही प्रमोटेड गांधीयन फिलोसॉफी। तो देखिए गांधीयन फिलोसॉफी और स्मॉल इज ब्यूटीफुल को कनेक्ट कर दीजिए। तो कनेक्ट कैसे कीजिए, तो देखिए स्कूमैचर ने स्मॉल इज ब्यूटीफुल लिखा 1974 में, तो गांधीयन फिलोसॉफी कैसे प्रमोट हुई, स्मॉल इज ब्यूटीफुल, प्रोडक्शन बाय मासेस। तो प्रोडक्शन ऑफ बाय मासेस में जो प्रोडक्शन होती थी वो कम होती थी, क्योंकि प्रोडक्शन किसके द्वारा होती थी, तो पीपल द्वारा, और लोग जो होते हैं वो
स्मॉल स्केल में प्रोडक्शन करते, इस कारण क्या हुआ, तो प्रोडक्शन इज लेस इन प्रोडक्शन बाय मासेस, मतलब जब लोग प्रोड्यूस करते तो प्रोडक्शन लेस होती है, मतलब लेस का मतलब स्मॉल हुआ, एंड स्मॉल इज ब्यूटीफुल, समझ गए। उसके बाद ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, जो ब्रुंटलैंड कमीशन रिपोर्ट थी, ये आप याद रखिए, बस इसके डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो 1987 में छपी थी। इसमें क्या था, इसमें भी ये कंजर्वेशन का मुद्दा जो था ये आगे बढ़ाया गया था, और इस रिपोर्ट ने भी कुछ चेंजेस लाए थे, जिस कारण एक प्रिंसिपल मिल गया था कई कंट्रीज़ को या फिर कई रीजन्स को, जिस कारण वो कंजर्वेशन कर सके। उसके बाद आर कॉमन फ्यूचर वॉज वन ऑफ द बुक, क्योंकि देखिए आर कॉमन फ्यूचर, अगर रिसोर्स डिप्लेशन हो रहा है तो सब लोग मंदी से, डिसीजेस से, जैसे कि कोरोना से अभी हम कह सकते हैं अफेक्ट हुए हैं, उसी तरह अफेक्ट होंगे, तो इस कारण क्या है, आवर कॉमन फ्यूचर, हम सबका एक टाइप का ही फ्यूचर रहेगा, ऐसे बुक में सारे कॉन्सिक्वेंसेस दिए गए थे। उसके बाद ये तो हो गया कि बुक लिखी गई, क्लब ऑफ रोम में सिस्टमेटिक कुछ हुआ, उसके बाद कमीशन रिपोर्ट हुई 1987 में, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप था फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट। हम कह सकते हैं कि ये जो अर्थ समिट था, जो हम रियो डी जेनेरियो में पढ़ चुके हैं, ये इन सब का एक मेजर आउटकम था, क्योंकि हर जगह पे छोटी छोटी स्टेप्स हो रही थी, तो एक इंटरनेशनल अर्थ समिट हो गई इन सबको कंक्लूड करने के लिए, कि मतलब अभी कुछ बड़ा हो जाए, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो 1992 में क्या हुआ, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट हुई, कहाँ पे, तो रियो डी जेनेरियो कहाँ पे, तो ब्राज़ील में। तो हमने इसके बारे में पहले ही पढ़ लिया है कि रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट में क्या हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट में क्या हुआ था 1992 में। तो अगर वो देखना हो तो आप मेरे पिछले पार्ट्स देख सकते हैं, उसमें मैंने बताया था। सो आई होप यू लव द वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, थैंक यू।